हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੀਅਰ ਸਟੂडेंट्स, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਓ देखते हैं स्पॉटिंग एरर्स की अपनी नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे स्पॉटिंग एरर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, नंबर ऑफ चैप्टर से अलग अलग चैप्टर से उठाए हुए अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को। द पैसर बाय, पैसर बाय का मतलब होता है राही, यानी कि रस्ते से चलने वाला बंदा है ना, राही कह देंगे हम भी जड़ा किसी रस्ते से चल रहा है। द पैसर बाय टोल्ड अस, राही ने हमें बताया, टोल्ड मतलब बताना, दसना पंजाबी च कहते हैं दसना। द पैसर बाय टोल्ड अस, राही ने हमें बताया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, कि मैरिज हॉल कहाँ था, एंड इवन लेड अस टू इट, और वो हमें वहाँ तक लेकर भी गया। इवन का मतलब होता है भी, लेकर भी गया। भी जड़ा राही सीगा, जड़ा रस्ते ते चलने वाला बंदा सी ना, उन्हें ना सिर्फ सानू ये दस्या भी मैरिज हॉल कित्थे है, बल्कि वो सानू उत्थे तक लैके भी गया। ये सेंस आ गया। तो देखो गलती कित्थे है, वेयर लगा हुआ है यहाँ पे, वेयर डब्लू, वेयर लगा हुआ है, और वेयर के बाद हमें लग रहा है कि ये है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमने पहले क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। लेकिन देखो इसमें कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब तक क्वेश्चन के एंड में, जब तक हमारे दिए हुए क्वेश्चन के एंड में पीछे कोई इंट्रोगेटिव मार्क ना रहे, तब तक हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, यहाँ तो फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप होने का मतलब है कि नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, द मैरिज हॉल, ये जाएगा पहले, ये क्या होगा, ये पहले आएगा यहाँ, और ये जो वॉज है ये यहाँ आगे आएगा। तो इन दोनों को आगे पीछे कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वेयर से यहाँ पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा, यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट देखो 82 नंबर पे, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, कह रहे सिंगापुर में जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, वो फंक्शन में प्रेजेंट थे, अपनी वाइफ के साथ वो फंक्शन में प्रेजेंट थे। ठीक है जी, जब भी देखो दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, एक तो है सब्जेक्ट नंबर 1 ब्रदर इन लॉ, और दूसरा है सब्जेक्ट नंबर 2 हिज वाइफ। तो दो लोग हैं, दो लोगों को विद से जोड़ा जा रहा है। और हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर में ये पढ़ा है कि विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एडिशन, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक, डिसलाइक हो गया, है ना, इस तरह के वर्ड से, एज वेल एज हो गया, इस तरह के वर्ड से जब दो सब्जेक्ट आपस में जोड़े जाते हैं, तो जो पहला सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो पहला सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि साला, जिसको भाषा में कह देते हैं साला या ब्रदर इन लॉ। तो ये तो सिंगुलर है, यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ तो नहीं लिखा। अगर ब्रदर्स इन लॉ लिखा होता, यानी कि प्लूरल बनाया होता इसका, तब हम यहाँ पर वर लगा देते जो कि प्लूरल होता। लेकिन यहाँ तो ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पर वर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे वॉज होना चाहिए। तो यहाँ वॉज आ जाएगा, वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। यहाँ पर प्लूरल हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने विद से देखना है ना, कि विद से जब दो सब्जेक्ट जोड़े गए तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन पे है, स्कैर्सली हैड आई रेड। देखो हार्डली, स्कैर्सली, स्कार्सली है, हार्डली है, नो सूनर, नो सूनर, स्कैर्सली, हार्डली, ये तीनों हमारे एडवर्ब हैं। अगर ये तीनों सेंटेंस की स्टार्टिंग में रहे, स्कैर्सली, हार्डली, नो सूनर, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में रहे, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस किसी एडवर्ब से शुरू हो, तो हम वहाँ पर लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाएंगे। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कैसे उल्टा, देखो नॉर्मल सीधी सी बात क्या होती है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लगाना होता है। तो देखो
स्कैर्सली, स्कैर्सली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, हैड के बाद हमने आई लगा दिया, तो ठीक है, सही है, स्ट्रक्चर ठीक है। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड, अगर हैड लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए, और अराइव्ड की थर्ड फॉर्म अराइव्ड ही होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। यहां तक भी हमारा सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन इसके बाद देखो देन लगा है। स्कैर्सली और हार्डली के साथ देन नहीं लगता, बल्कि व्हेन या फिर बिफोर लगता है। क्या लगता है? या तो व्हेन, WHEN व्हेन लगता है, या फिर बिफोर लगता है। तो इन्होंने तो देन लगा दिया, तो ये तो गलत है, यहाँ पर देन नहीं व्हेन लगेगा, WHEN व्हेन लगेगा। बिफोर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस व्हेन को दिया जाता है, ठीक है जी। तो स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। एक बात और, यहां पर हैड था तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अगर यहां पर डिड होता, अगर यहां डिड होता तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर हाँ एक बात और, अगर मान लो स्कैर्सली, हार्डली या नो सूनर सेंटेंस की स्टार्टिंग में ना रह के अगर बीच में कहीं आ जाते, तब हमें लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाने की जरूरत नहीं होती। तब हम लोग पहले हैड और फिर आई नहीं लिखते, बल्कि अगर कहीं बीच में आ जाता ना तो पहले सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब रहता। अगर हमारा एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में ना रह के बीच में कहीं आता तो फिर पहले सब्जेक्ट रखते हम, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते, ठीक है जी। मतलब फिर सीधी बात हो जाती है। चलो आगे देखिए 84, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री, और पिलग्रिम्स में ऐसे लगा हुआ है यानी कि तीर्थ यात्रियों, प्लूरल की बात हो रही है। तीर्थ यात्रियों ने कैरीड किया हुआ था, मतलब वो अपने साथ ले गए थे, क्या क्या चीजें ले गए थे? सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ले गए थे। इसके अलावा क्या ले गए थे? तो यहाँ पर इसके अलावा फूड होना चाहिए ना, इसके अलावा के लिए लगता है बिसाइड्स, यानी कि इसमें एस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिसाइड लिखा है। और बी का मतलब होता है होना, और साइड का मतलब होता है एक तरफ, तो बी साइड का मतलब होता है एक तरफ होना। तो एक तरफ फूड होगा ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि मेडिसिन के अलावा, मेडिसिन के अतिरिक्त क्या चीज होगा वो चीज यहाँ आनी चाहिए थी। तो यहाँ बिसाइड नहीं बिसाइड्स लगेगा, एस लगेगा यहाँ, ठीक है जी, यहाँ एस लगेगा। बिसाइड्स फूड मतलब फूड के अलावा जो पिलग्रिम्स थे, जो यात्री थे, वो कुछ मेडिसिन यानी कि कुछ दवाइयाँ भी ले गए थे। अच्छा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? BESIDES, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब किसी और चीज, कोई और चीज तो थी ही, उसके साथ कुछ और भी था, ठीक है। किसी चीज के साथ साथ कुछ और भी होना, तो दवाइयों के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ फूड भी वो ले गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, द स्वीट्स वर शेयर्ड, स्वीट्स को यानी कि मिठाइयों को, स्वीट्स को यानी कि मिठाइयों को शेयर किया गया, बांट दिया गया, बिटवीन द 4 गर्ल्स, 4 लड़कियों के बीच बांट दिया गया। बिटवीन लगता है आमतौर पर बिटवीन दो चीज़ों के लिए लगता है ना, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए हम लोग बिटवीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो 4 गर्ल्स की बात की जा रही है, तो बिटवीन नहीं आएगा बल्कि अमंग आएगा। बिटवीन यहाँ पर लगाना गलत है, क्या आएगा? अमंग, AMONG, अमंग। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, अमंग का भी मतलब होता है के बीच में, लेकिन जब 2 से ज़्यादा की बात आ जाए तब हम अमंग लगाते हैं के बीच के सेंस के लिए। और अगर 2 लोगों की, मान लो 2 ही गर्ल्स होती तो हम लोग बिटवीन लगाते कि 2 गर्ल्स के बीच ये जो स्वीट्स हैं बांटी गई, ठीक है। आगे देखते हैं 86 नंबर पे, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, लंबे डिस्टेंस की जो ट्रेन थी, विच मेट विद एन एक्सीडेंट, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। किसी का एक्सीडेंट होता है ना तो उसको बताने का जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, मेट विद एन एक्सीडेंट, है ना। वो ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हो गया था वॉज, अब वॉज किसके लिए लगा होगा? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कौन है? ट्रेन। ट्रेन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉज लगना चाहिए था, वॉज लगा हुआ है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज
कैरिंग सम आर्मी, वो अपने साथ कैरी की हुई थी, मतलब उसमें बंदे थे। कौन से बंदे थे? सम आर्मी पर्सनल थे, कुछ आर्मी के लोग थे। तो आर्मी के लोग, यहाँ तो लिखा हुआ है पर्सनल। पर्सनल का तो मतलब होता है व्यक्तिगत यानी कि निजी, तो व्यक्तिगत या निजी होने का तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा, तो पर्सनल नहीं होगा, पर्सोनेल होगा। नेल कैसे? इसको हटा के डबल एन ई एल होगा, पर्सोनेल। PERSO डबल एन ई एल, डबल एन ई एल होगा पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट के लोग, किसी डिपार्टमेंट के बंदे, किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्मी की ही बात की जा रही है। अगर मान लो किसी और डिपार्टमेंट, बैंकिंग के डिपार्टमेंट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट की बात होती तो भी हम लोग पर्सोनेल लगाते। डिपार्टमेंट के लोगों के लिए पर्सोनेल डबल एन ई एल लगता है। चलो आगे देखिए 87, टू डाई विद ऑनर, कह रहा है सम्मान के साथ मरना इज बेटर, बेहतर है। सम्मान के साथ मरना बेहतर है। भी रिस्पेक्ट देने वाला पर मर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम्मान के साथ मरना बेहतर है, बेटर देन, किसके मुकाबले बेहतर है? देन लिव विद डिसऑनर। डिसऑनर मतलब अपमान के साथ जीना। भी आप बेइज्जत हो गए है ना, बेइज्जती करा के जिंदा रहिए उस तो बढ़िया भी आप सम्मान इज्जत दे नाल है ना, रिस्पेक्ट दे नाल मर जिए, कोई चक्कर नहीं है। तो इतने देखो गल की है, बेटर हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले जिस तरह से हमने डील किया है प्रीपोजिशन लगा के, उसी तरह यहाँ लिव से पहले भी टू लगना चाहिए। तो बेटर देन टू लिव, TO2 लग जाएगा, टू लिव विद डिसऑनर। यानी कि जो प्रीपोजिशन पहले लगाई गई है एडजेक्टिव से पहले, जिस वर्ब के लिए जो प्रीपोजिशन आई है, उसके बाद वाले के लिए भी वही प्रीपोजिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए 88 नंबर क्वेश्चन में कहा एरर है, इट इज आई, वो मैं हूं, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, वो मैं हूं जिसने इस बैड सिचुएशन की, यानी कि बुरे हालात जो हैं, बुरे हालात के लिए ब्लेम किया है, यानी कि दोष लगाया है, या बुरे हालात के मुद्दे को उठाया यानी कि उसके लिए दोष लगाया है। कौन है वो? हु है। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है, इट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है हमारा, असल में इट सब्जेक्ट नहीं है। इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट बनकर आया है। डमी का मतलब होता है बुत या पुतला, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का पुतला बनकर आया है, असल में सब्जेक्ट नहीं है। इट इज आई, ये आई है हमारा रियल में सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगे। इस सब्जेक्ट के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाया है, और रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है, ध्यान से सुनना, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये जिस सब्जेक्ट के लिए आता है या जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आता है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आई के साथ कभी भी इज तो नहीं लगता, आई के साथ तो हमेशा एम लगता है। तो क्या लगेगा यहाँ, इसकी जगह इज नहीं होगा, यहाँ पर एम हो जाएगा। इट इज आई, वो मैं हूं, इट इज आई, वो मैं हूं जिसने ब्लेम किया है, या जो ब्लेम करने वाला है बैड सिचुएशन को, ठीक है, बुरे सिचुएशन के बारे में दोष लगाने वाला है। ये हालात गड़बड़ है, इस बात का दोष लगाने वाला है। आगे देखिए 89 नंबर, जोहन वुड हैव टोल्ड, जोहन वुड हैव टोल्ड यू, जॉन तुम्हें बता चुका होता। वुड हैव, वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ जब हैव लग जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, देखो हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आती है, सबको पता है, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। कोई मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लग जाए और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो हमेशा पास्ट का सेंस देगा, हमेशा पास्ट का सेंस देगा। जॉन तुम्हें बता चुका होता, या जॉन ने तुम्हें बता दिया होता, तुम्हें बता दिया होता द ट्रूथ, जॉन ने तुम्हें सच बता दिया होता। इफ, अगर या यदि यू हैड आस्क्ड हिम, अगर तुमने उससे पूछा होता, आस्क्ड मतलब पूछना, अगर तुमने उससे पूछा होता तो जॉन ने तुम्हें सच बता दिया होता, ठीक है। तो इसमें गलती क्या हो रही है, कह रहा जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। तो इफ लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, यू के बाद हैड आस्क्ड हिम लगा हुआ है। एक मिनट, इस सभी क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखें। हाँ जी, आओ देखा जाए
कह रहे हैं जॉन वुड हैव टोल्ड, तो वुड हैव लगा हुआ है यानी कि परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है। तो अगर इफ क्लॉज के साथ परफेक्ट टेंस आया है तो इफ क्लॉज से पहले वाला भी परफेक्ट टेंस में रहेगा। अगर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस करें, है ना, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस बना हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? शर्तवाचक सेंटेंस। शर्तवाचक यानी कि अगर ये होगा ना तो ही ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया होता तो ये भी हो गया होता। तो ये कंडीशन है कि अगर ये होगा ना, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो अगर तुमने पूछा होता अगर ये हो गया होता तो ये भी हो गया होता। तो अगर इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हो तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, लेकिन देखो इधर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैव लगा के टोल्ड लगा है, वुड हैव लगा के टोल्ड लगा है, वुड के साथ हैव लगना पास्ट का सेंस है और थर्ड फॉर्म लगा दी तो पास्ट परफेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। हैड के साथ आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, नो एरर है। आगे देखिए 90, माई सिस्टर हैज रेड, मेरी सिस्टर ने पढ़ा है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या मेरी सिस्टर पढ़ चुकी है या मेरी सिस्टर ने पढ़ लिया है, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, मतलब एक एक पेज को पढ़ लिया है बाइबल के। अब यहाँ पर देखो गलती क्या है, ये जो हमने लिखा है ना पेजेस, ये हमारा नाउन है, और ये जो हमने पेजेस लिखा है ये भी हमारा नाउन है, और इन दो नाउन के बीच में जो ये आफ्टर लिखा है ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अब देखो जब दो नाउन आए हों और दोनों नाउन सेम हों, जब दो सेम नाउन के बीच में प्रीपोजिशन लगी हो, या ऐसे समझो कि अगर किसी प्रीपोजिशन से दो सेम नाउन जुड़े हुए हों तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए। अगर ये प्लूरल में है तो ये गलती है, ये एरर है, यहाँ पेजेस नहीं बल्कि पेज आफ्टर पेज होना चाहिए था। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। टाउन आफ्टर टाउन, तो अगर एग्जाम में आपको दे दे टाउन्स आफ्टर टाउन्स तो वो गलत है, टाउन आफ्टर टाउन होगा क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए। उसी तरह पाइल ऑन पाइल, एक के ऊपर एक करके ढेरी लगाना किताबों की या फाइलों की, है ना, उस ढेरी को कहते हैं पाइल। तो देखो पाइल ऑन जो लगा हुआ है प्रीपोजिशन है और पाइल दोनों क्या है, सेम नाउन है, तो सेम नाउन सिंगुलर होने चाहिए। अगर लिखा ना पाइल्स ऑन पाइल्स, गलत है, सिंगुलर होना चाहिए था। अच्छा, वन बाय वन, ये तो सबको याद होगा, ये तो आपने हमेशा सुना होगा वन बाय वन। तो वन भी क्या है, एक तरह से नाउन है, और इधर भी वन क्या है, नाउन है, बीच में क्या लगा, बाय, प्रीपोजिशन है। एक प्रीपोजिशन से दो सेम तरह के नाउन जुड़े हों तो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर ऊपर लिखे हुए इस नंबर से भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए जैसे ही आप लाइक करते हैं ना, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको शेयर भी करें। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।